Good morning, students. Today we will study chapter number 9 in your civics book, and the chapter name is The Making of Regional Cultures. It's my lecture number 3. इससे जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया था। इन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे स्क्रॉल करती जा रही हूँ, जैसे रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडर्स, राजपूत के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। एंड बियॉन्ड रीजनल, ये भी स्टोरी कथक की मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड पेंटिंग्स ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू। देन जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अ क्लोजर लुक बंगाल। अब इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अक्सर हम जहाँ से रहते हैं वहाँ जो लोकल आम लोग जो बोली बोलते हैं, हम उसका नाम उसी के हिसाब से रखते हैं। जैसे कोई बंगाली बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि ये बंगाल से बिलोंग करता है ना। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं ना। किंतु पता है एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज जो बंगाली भाषा बोली जाती है वो संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है, कि बंगाली जो भाषा आई है कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। लेकिन इनिशियली जो संस्कृत का जितने भी एपेक्स हैं, जब हमने उसकी स्टडी की तो पता चला कि बंगाल के लोग जो है संस्कृत से निकली हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, उनकी एक अलग ही लैंग्वेज थी। देन ये लैंग्वेज आई कैसे, है ना। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाँ बंगाली लैंग्वेज आई कैसे, है ना। तो 3rd and 4th सेंचुरी में, 3rd and 4th सेंचुरी की बात करें तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बंगाली भाषा कैसे डेवलप हुई। तो 3rd and 4th सेंचुरी में जो कमर्शियल रिलेशन थे वो डेवलप हुए थे बंगाल और मगध के बीच में, जिसके कारण क्या हुआ था कि संस्कृत का प्रभाव ऐसा लगता है कि उस टाइम पर बंगाली भाषा पर पड़ता गया। और 4th सेंचुरी के दौरान जो क्या हुआ कि गुप्तास डायनेस्टीज़ के जो लोग थे उन्होंने नॉर्थ बंगाल पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, और वहाँ पर उन्होंने जितने भी ब्राह्मण थे उन्हें इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि गंगा की जो लैंग्वेज है और संस्कृत का प्रभाव बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था वहाँ पर। और 7th सेंचुरी में जो चीनी ट्रैवलर्स हैं हुंग सांग, ये भी इन्होंने भी विज़िट किया था और ये पाया था कि बंगाल में चारों ओर संस्कृत से संबंधित जितनी भी लैंग्वेज है संस्कृत से रिलेटेड, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था। अब हम बात करते हैं कि बंगाल पर अब क्या हुआ था, ब्राह्मण आके बसने लगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बंगाल में ब्राह्मण आके बसने लगे और वहाँ से क्या हुआ, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें संस्कृत मिक्स होना स्टार्ट हो गया था। अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी से क्या हुआ, जो पालास थे, पाल जो शासक थे, उनके अंतर्गत क्या हुआ था, एक राज्य सा बन गया था। और 14 to 16 सेंचुरी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा है। मीन्स अगर हम बात करें तो मुगल्स का शासन रहा है, मोमडन्स लोगों का शासन रहा है। मुगल्स ने बंगाल को जीत लिया था और उसे सूबे का दर्जा दे दिया था। उन्होंने क्या मान लिया था, इसे सूबा मान लिया था, बंगाल को सूबा घोषित किया गया था। उस समय एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा क्या थी, फारसी थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली जो थी एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में मानी जाती थी। तो अब क्या हुआ, संस्कृत के बाद इसमें फ़ारसी का भी इम्फेक्ट आया है। इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ़ारसी का एक्सप्लेन आया और बंगाली भाषा में फ़ारसी भी अब मिक्स होने लगी। अब हम आगे और चलते हैं कि 15th सेंचुरी आते आते बंगाल में एक बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर हो गया था, ठीक है। अब
बंगाली भाषा का जो इनिशियलाइज है वो तो संस्कृत से ही हुआ था, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो काफ़ी सारी भाषाओं से निकली है और एक मिक्सअप हो गया बंगाली भाषा में। उनमें हुआ मेनली पार्सियंस का हुआ, यूरोपीय भाषा जितनी थी और जितनी भी उनकी रीजनल लैंग्वेज थी उन सब का इसमें मिक्सचर हो गया था। तो इस तरह से बंगाली भाषाओं में सभी का मिक्सचर हो गया था। अब अगर हम बंगाल के लिटरेचर की बात करें तो बंगाल के जो लिटरेचर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में संस्कृत आता है, मतलब संस्कृत को बंगाली भाषा का ऋणी माना जाता है, और दूसरी क्या है, उससे इंडिपेंडेंस लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज में जब जिसमें संस्कृत आता है उसमें काफ़ी सारे संस्कृत एपिक हैं, उनका अनुवाद किया गया है, जिसमें से एक है मंगल काव्य जो कि स्थानीय वहाँ के जो लोकल देवी देवता थे उनसे रिलेटेड है, और भी जैसे भक्ति साहित्य भी भक्ति लिटरेचर भी वहाँ पर उस वक्त था, जो कि चैतन्य देव की जीवनियाँ उसमें इंक्लूड थी। चैतन्य देव की जीवनी जो कि भक्ति से रिलेटेड थी। तो ऐसे फर्स्ट वाला जो है वो संस्कृत से रिलेटेड है। दूसरे की बात करें, सेकंड की बात करें तो उसमें नाथ लिटरेचर इंक्लूड होता है, जैसे कि मीनामती एंड गोपीचंद के गीत है ना, स्टोरी थी, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित वहाँ पर कहानी थी, एंड फेरी टेल्स थी, मतलब परी कथाएँ थी, फोक टेल्स माने लोक कथाएँ थी, और इस तरह की वहाँ पर सेकंड उसमें इंक्लूड होती है। तो 2 कैटेगरी आपको बता दी। अब जब इससे आगे अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें अगर हम देखें तो अगर उसमें डेट वगैरह का अगर हम देखें कि किस डेट में किस टाइम से रिलेटेड थी तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें फाउंड हुई है, जिससे ये पता चलता है कि उनकी जो उन्हें कंपोज जो किया गया था वो 15 से मिड 18 सेंचुरी में उन्हें कंपोज किया गया था। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी की जो हैं वो जितना भी लिटरेचर है वो ओरली सुनाया जाता था, तो इसलिए हम उसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बता सकते। खास कर के वो क्या थी कि ईस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जहाँ पर क्या था, ब्राह्मण का प्रभाव बहुत कम था, तो उसे हम बहुत ज़्यादा टाइमली कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, पीर एंड टेम्पल्स। पीर्स और मंदिर, इनका हम बंगाल में किस तरह से रिलेशन रहा, किस तरह से डेवलप हुआ, उसके बारे में इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी से क्या हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स उन्होंने जो वो साउथ वेस्टर्न बंगाल में जो रहते थे, साउथ पार्ट में ईस्ट वेस्टर्न वहाँ रहते थे, वो छोड़कर उन्होंने ईस्ट साइड की ओर जाना स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट में जब जा रहे थे तो जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे आगे, उन्होंने जंगल को कट किया और उसमें एग्रीकल्चर करने लगे थे। धीरे धीरे वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी इसमें इंक्लूड हो गए और मर्ज होते गए, तो यहाँ तक कि जो वहाँ के ट्राइबल्स थे वो भी धीरे धीरे किसमें किसान बन गए थे, किसान में इंक्लूड हो गए थे। अब इन्हीं दिनों पर क्या हुआ था कि बंगाल जो था हमारा, उसमें मुगल का कंट्रोल हो गया था पूरा, और उन्होंने मुगल ने अपनी कैपिटल बनाई थी ईस्टर्न डेल्टा पे, ढाका में उन्होंने अपनी कैपिटल स्थापित कर ली थी। तो जो जहाँ उनके जो भी ऑफिसर्स थे और जितने भी फंक्शंस मतलब जो भी काम करने वाले लोग थे, उन्होंने लैंड को लिया और वहाँ पर वो मॉस्क्यू बना देते थे। मतलब जो भी उन्हें लैंड मिलता था वहाँ पर वो थोड़ा सा मॉस्क इस्टेब्लिश कर देते थे। तो अब जितने भी ये एरिया थे उनमें एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का ये एरिया बन गए थे, मीन्स धार्मिक रूपांतरण के सेंटर बन गए थे, उसके रूप में ये हुआ था। प्रारंभ में स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो बाहर से जो भी लोग आ रहे थे उनकी सिचुएशन अनस्टेबल थी, तो वो रहने के लिए कुछ अरेंजमेंट चाहते थे, कुछ न्यू सेटलमेंट चाहते थे, तो वो उन्हें ये सारे सेटलमेंट्स प्रोवाइड करवाते थे, है ना। तो
और धीरे धीरे ये नेता बनते गए। अब ये नेता शिक्षकों, टीचर्स के रूप में उन्हें सारा समझाते थे, उन्हें आश्वासन देते थे। तो धीरे धीरे ऐसा समझा जाने लगा कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है, मतलब अलौकिक शक्तियाँ हैं। और इन्हें इसने मतलब एक प्यार से और एक अट्रैक्शन से लोग इन्हें पीर कहते थे, क्योंकि ये उनकी पीड़ा को हर लेते थे, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने लगे थे। अब इस कैटेगरी में पीर में कोई भी संत आ सकते थे, सूफीज़ आ सकते थे, या किसी भी रिलीजियस से पर्सनालिटी रिलेटेड पावरफुल पर्सनालिटी, वो सब पीर में इंक्लूड हो गई थी। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो जितने भी हिंदू देवी देवता थे, वो भी सैनिक, योद्धा जितने भी थे, वो सब उसमें इंक्लूड हो गए थे। और जो पीर की जो पूजा की जो प्रोसेस थी, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, फेमस हो गई थी। और इस तरह से बंगाल में हर जगह कहाँ मज़ार बनने लगी थी, श्रीन बनने लगी थी बंगाल में हर जगह। देन आगे बढ़ते हैं कि आगे की सेंचुरीज़ में क्या हुआ बंगाल में। तो आगे की अगर हम बात करें तो 15वीं सेंचुरी के बाद वाले जितने भी ईयर आए, वहाँ मंदिर बनने का दौर रहा। और 19वीं सेंचुरी पर आकर ये फिनिश हो गया कि हमने मतलब अभी तक हमने देखा था कि मज़ार बन रही थी, मस्जिद बन रहे थे, अब मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। मंदिर और जितनी भी ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये आपको पहले भी स्टडी कराया गया है कि ये एक पावरफुल लोगों द्वारा बनती थी, है ना। और मंदिर बनाकर ये लोग क्या करते थे, अपनी पावर को शो करना चाहते थे। तो बंगाल में भी साधारण ईंट और मिट्टी, इनसे बहुत सारे मंदिर बनाए गए। और धीरे धीरे यूरोप की कंपनियां भी यहाँ पर आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी। तो जैसे ही इन्होंने अपनी इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत इंक्रीज़ होती गई। और इंक्रीज़ होते ही ये क्या करते थे, ये लोग अपनी जैसे इंक्रीज़ हो गई, मतलब अच्छे रिच हो गए, तो रिच होके अपनी पावर शो करते थे। और पावर शो करने के लिए जो इनके पास जो पुराने मंदिर थे, जो कि झोपड़ियों में होते थे, उनकी जगह उन्होंने क्या किया, उन झोपड़ियों की जगह मंदिर की बनाया और उसमें इन्होंने मूर्तियाँ स्थापित कर दी। तो इस तरह का काम चलने लगा था टोटल। तो जैसे ये दोनों दिखाया हुआ है, ये छप्पर में मंदिर है, बाद में ये इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह का मंदिर है। अब ये यहाँ पर ये देखिए बहुत ही फाइन आर्ट दिखाया गया है यहाँ पर आपके इसमें। तो अब यहाँ पर जो देखा जाए तो बंगाल में किस तरह से मंदिर होते थे, इसको उसमें बताया गया है कि 2 तरह के मंदिर, झोपड़ियाँ की तरह मंदिर होते थे। इसे 4 रूटेड और 2 रूटेड वाले उसमें डिवाइड किया गया था कि डबल रूफेड मतलब जिसकी 2 छत हो, और 4 रूफेड मीन्स जिसकी 4 हो। इस तरह से डिवाइड किया था कि मेनली बंगाल के मंदिरों को जो मंदिर बनाए जाते थे। तो जो 4 रूफ्ड जो स्ट्रक्चर थी, वो बहुत क्या थी, 4 टिपिकल कॉम्प्लेक्स थी, टिपिकल थी। उसमें 4 रूफ के ऊपर एक छतरी बनाई जाती थी। इस तरह कलेक्ट करके 4 रूफें बनाई जाती थी, तो उनकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर थी। और जबकि वहीं 2 रूफें छतें जो थी, वो कैसी थी, बहुत इजी थी। अब इनमें अगर हम बात करें कि कोई डेकोरेशन वगैरह की, तो इनके अंदर वाले इंटीरियर पार्ट में कोई डेकोरेशन नहीं रहता था, लेकिन जो भी बाहर वाला पार्ट था उसमें काफ़ी अच्छा डेकोरेशन होता था, उन्हें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। देन वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, फिश एज फूड। तो फिश अब बात करें तो ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो वो वहाँ के लोकल में कहीं का भी ट्रेडिशनल फूड का क्या होगा, जो वहाँ लोकल में बहुत इजीली अवेलेबल होगा, वो ट्रेडिशनल फूड होगा। अब बंगाल कहाँ है, रिवर के किनारे पर है ना। तो बंगाल रिवर के आसपास होने से वहाँ का जो फिश और राइस जो है, वो वहाँ का एक मेन फूड है। मतलब ये इतना मेन है कि जितने भी पुअर लोग भी रहते थे, वो भी उनके भी खाने में ये चीज़ शामिल होता था। और मछली को पकड़ना यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन रहा है।
मतलब बंगाली साहित्य में अगर हम मछली का प्लेस देखें तो वो इतना ज़्यादा है कि मंदिर और जो बौद्धों के मंदिर होते थे, बुद्ध कम्युनिटी के जो मंदिर होते थे, उनकी भी दीवारों पर मिट्टियों की जो पट्टियाँ लगी थी उसमें मछली को साफ करते हुए, टोकरी भरते हुए, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह के वहाँ पर फिगर्स बने हुए थे। तो ये दिखा रहा है कि वहाँ पर फिश कितनी लोकप्रिय थी और मेन ऑक्यूपेशन क्या था वहाँ का। अब ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं। जो ब्राह्मण थे उनको इस तरह का फूड, नॉनवेज फूड अलाउ नहीं था देन, लेकिन लोकल जो वो था वहाँ पर तो फिश ही था, तो क्या करेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण के विशेषज्ञ जो थे उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस जो प्रोहिबिशन था इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया था। मतलब ये था कि जो ब्राह्मण हैं वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की फ़िश खा सकते थे, यहाँ के जो ब्राह्मण थे। अदर ऑल ओवर द इंडिया ब्राह्मण नॉनवेज नहीं होते थे, लेकिन जो यहाँ के ब्राह्मण थे वो एक स्पेशल कैटेगरी की फ़िश खा सकते थे, क्योंकि यहाँ खाने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ़िश ही थी। तो इस तरह का उनमें चेंजेस आया था। तो इस लेसन में हमारा लेसन आज यहीं फिनिश होता है। इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ अलग अलग पार्ट में हमारे इंडिया के कल्चर्स को जाना है, वहाँ की धर्म को जाना है, वहाँ किस तरह की कम्युनिटी थी, लैंग्वेज किस तरह से थी, किस तरह से चेंजेस हुआ, ये सभी काफ़ी कुछ अच्छा डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।